हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम मजे से, एकदम ट्रैक पे होगे। और जो गोल आपने सेट कर रखा है, आप डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यस सर, मैं उतना स्कोर कर सकता हूं और मैं नीट में सिलेक्शन ले सकता हूं। सर फिजिक्स में मेरा कॉन्फिडेंस है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये फील आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे जरूर बताइएगा यस सर ऐसा हो रहा है। सर अब मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस अब मुझसे पहले से ज्यादा बनने लगे हैं। आपको इसी तरह अपनी प्रैक्टिस बना के रखनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो डेफिनेटली आप बाय द एंड ऑफ दिस क्रैश कोर्स मैं कहता हूं 150 160 अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। और फिजिक्स में 150 60 अचीव होना स्टार्ट हो जाता है तो मतलब नीट के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए नया चैप्टर। आज हम देखेंगे नया चैप्टर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की। माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर। सो इन दिस लेक्चर सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो कुछ मटेरियल्स में पाई जाती है। तो हमने कहा सर वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जिसकी वजह से आप कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ बॉडीज में पाई जाने वाली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम या तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें चार्जेस तो चार्ज पार्टिकल सभी बॉडी के अंदर होते हैं, बिकॉज चार्ज पार्टिकल जो है वो बेसिकली एटम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हर बॉडीज आप कह सकते हो हर बॉडी एक एटम कुछ ना कुछ एटम से बनी हुई है। ठीक है, तो एटम्स से बनी है। एटम्स के अंदर ढेर सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। बट हमने बात की, जब हम बात करते हैं बॉडी चार्ज, इट मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है, जो आप बोलते हैं इन दोनों के चार्जेस हैं, वो डिसबैलेंस है। जब भी दोनों के नंबर्स इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं सर देयर इज नो नेट चार्ज, क्योंकि जितना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। हमने कहा सर चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं जिनको हमने डिफाइन करते हैं, एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव बोल दिया। प्रोटॉन पे पाए जाने वाले चार्ज को हमने क्या बोल दिया? पॉजिटिव बोल दिया। इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाले चार्ज को हमने नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, बट दोनों पे अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें तो दोनों पे इक्वली लाई करता है। तो अगर हम किसी भी एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। तो आप बोलते हैं बॉडी न्यूट्रल है, ऑल्दो इट हैज चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जब भी ये बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, आप बोलोगे नंबर डिसबैलेंस हो जाएगा, तब आप बोलोगे ये बॉडी चार्ज है। खैर, ये तो हम बाद में बात करेंगे। मैंने कहा जरा देखें क्या होता है सर। एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पॉसिबल चार्ज क्या होता है? जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है या एक प्रोटॉन पे पाया जाता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल चार्ज। उससे छोटा चार्ज आज की डेट में अभी पॉसिबल इंडिविजुअल नहीं है। और उस चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो हम बोलते हैं माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। सिमिलरली हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे एक पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चार्जेस की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो एसआई यूनिट की बात कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है सर? एसआई यूनिट है उसकी कूलम। और आप बोलते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिंपली हमको ऐड कर देना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है सच। ठीक है, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। और वहीं पर जब सेम चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि जब भी आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे होते हैं, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज दिस। तो आप बोलते हो कि सर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, नौना या पौना, ये सब हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसी भी बॉडी पे जब आप चार्ज की वैल्यू बताओगे तो दैट विल बी in terms of Q is equal to plus minus NE, where N is an integer. E क्या है सर? नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे, तो आप बोल सकते हो वो नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। 2.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, 2.3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इस N की वैल्यू केवल और केवल इंटीजर होगी। अगर उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लस एन लिखोगे और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस एन लिखोगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हमने कहा अगर हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करें कि कितने डिफरेंट मेथड से हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है बाय फ्रिक्शन। जब भी दो बॉडीज को हम रब करते हैं, रब करने से क्या होता है सर? फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से क्या होता है?
कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर जाते हैं। दोनों ही बॉडी न्यूट्रल थी इनिशियली, आप बोलते हो हीट जनरेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन एक से जंप किया दूसरे में पहुंच गया, तो जिससे जंप किया उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, है ना, तो आप बोलते हो सर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग हो गया, तो आप बोलते हो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पहले न्यूट्रल थी, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो गए, तो प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा हो गए, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिमिलरली दूसरी बॉडी जिसने रिसीव किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, आप बोलते हो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पहले बैलेंस थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब एक्स्ट्रा हो गए, तो आप बोलोगे सर दूसरी बॉडी कैसी हो जाती है, न्यूट्रल नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाइफ्रिक्शन। ये केवल और केवल आप बोल सकते हो कि सर इंसुलेटर्स में हम यूज करते हैं। इंसुलेटर्स है ना, जब हमने इसके कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑलरेडी देख रखे हैं, बाय रबिंग कोम, है ना, आप बोलते हो आप क्या करते हो, कोम को अगर आप हेयर से रब करते हो तो ड्यू टू फ्रिक्शन आप कोम को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे होते हो। मैंने कहा दूसरा बोलते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि सर कंडक्शन इज बेसिकली यूज फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बेसिकली हमको थोड़ा सा आता है, तो आप बोलते हो कि सर कंडक्शन में क्या करते हैं, जब भी ये दो बॉडीज होती हैं, एक बॉडी अगर चार्ज है दूसरी बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी है, बाय समहाउ आपने या तो इन दोनों को टच करा दिया या फिर एक कंडक्टिंग पाथ दे दिया, तो आप बोलोगे हमेशा जिसके पास ज्यादा चार्ज होता है, आप ऐसे कह सकते हो कि आप बोलते हो कि हायर पोटेंशियल से, आप ध्यान रखना चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है, तो आप बोलते हो कि सर यहां से कुछ चार्ज यहाँ जाने की कोशिश करेगा, या तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, नेगेटिव चार्ज की कमी है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे ताकि इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करें। तो इस तरीके से कैसे आदान प्रदान होता है वो हम धीमे धीमे बात करेंगे, लेकिन हमने कहा कि जब भी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी से आप कनेक्ट करते हो तो चार्ज बॉडी अपना चार्ज लूज करना स्टार्ट करती है और न्यूट्रल बॉडी दूसरी बॉडी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, जब तक कि V सेम नहीं हो जाए। ध्यान रखेंगे इस केस में कि सर जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडी पे सेम चार्ज ना आ जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपने बोला दोनों बॉडीज पे तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है तब तक कि दोनों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कि हम आगे पढ़ते हैं, वो सेम ना हो जाए। जैसे ही वो V सेम हो जाएगा आप बोलोगे दोनों में फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। फिर अगर आप ये कंडक्टिंग पाथ को हटा दोगे तो देखिए कुछ चार्ज आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ चार्ज आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसका कुछ चार्ज कम हो जाएगा और ये कुछ बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन चार्ज दिस बॉडी बाय यूजिंग द कंडक्शन। इंडक्शन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपने दो बॉडीज को आपस में टच कराया था, या फिर आप बोल सकते हो दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ दिया था, जबकि इंडक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। इंडक्शन के केस में हम बॉडी को टच नहीं कराएंगे। इंडक्शन के केस में देखिए पॉजिटिव चार्ज आया या कोई भी चार्ज, आप बोलते हो एक चार्ज बॉडी आई एक न्यूट्रल बॉडी के पास में, तो उसके ऑपोजिट चार्जेस को वो अट्रैक्ट करेगी, राइट। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा सर, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो आप बोलते हो जो पास वाले फेस है उस पर ऑपोजिट चार्ज हो जाएगा और दूर वाले फेस पे उसका सेम चार्ज पहुंच जाएगा। फिर मैंने कहा अगले स्टेप में मैंने अगर जैसे ही ग्राउंड किया, अर्थ किया, तो आप बोलते हो जो ये इस वाले फेस का चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। आप बोल सकते हो कि ग्राउंड में चला गया ये चार्ज, ठीक है, बट ये वाला जो चार्ज है ये इसने बांध रखा है, अपने अट्रैक्शन फोर्स में बांध रखा है, इसलिए ये वाला चार्ज वो न्यूट्रलाइज नहीं होता बाय अर्थिंग। अब अगर मैं अर्थिंग को हटा दूं और इस बॉडी को भी थोड़ी देर के लिए अब हटा दूं, तो आप बोलते हो ये जो नेगेटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो आप बोलते हो नाउ दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। इसमें जरा देखिए ये बॉडी अपना खुद का चार्ज को लूज कर रही है और इसको चार्ज कर रही है, और जो चार्ज वो खुद के पास है वही चार्ज ये दूसरी बॉडी को दे रही है। इस केस में इस बॉडी का कोई भी चार्ज में लॉस नहीं हुआ है, और जरा देखिए जो दूसरी बॉडी चार्ज हुई है वो इसके ऑपोजिट चार्ज से चार्ज हुई है, राइट, ऑपोजिट नेचर के चार्ज से चार्ज हुई है। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंडक्शन। सो ये थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम बात करते हैं कूलम्स लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आता तो सभी को है, बट इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम फोकस उन्हीं पे करेंगे। बाकी कूलम्स लॉ क्या बोलता है, देखा अगर मैं बात करता हूं एयर या वैक्यूम की, अभी मैं बात करता हूं फ्री स्पेस, अगर मैं एयर या वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो आप बोलते हो कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। अगर वो दोनों सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, और अगर वो ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो कितना फोर्स लगा रहे होंगे, कितना रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे, वही बात हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ में। तो कूलम्स लॉ ने बोला दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
Q1 Q2 मतलब इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो जो रिलेशन आता है वो आता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? एप्सिलॉन नॉट एक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि हम वैक्यूम की या एयर की बात कर रहे हैं यानी फ्री स्पेस की बात करते हैं। तो आप बोलोगे इसके लिए कितनी होती है सर? E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये चीजें तो आपको सबको पता है कि सर हाँ सर F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। इसमें गलती कर जाते हैं कि सर केवल और केवल पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे चार्जेस की बात करेंगे, तभी हम जाके इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि सर अगर मैंने कहा कि सर हम किसी और मीडियम की बात करें, ये तो अभी बात हुई थी किसकी सर? अभी बात की एयर या वैक्यूम की। मैंने कहा किसी और मीडियम की बात करें तो वहां पे जो जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है। मैंने कहा उस मीडियम की अलग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी। तो अगर हमने कहा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, ध्यान रखना ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम टाइम आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो, कंफ्यूज ना हो। ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये दोनों के अलग हैं, सेम के नहीं है। ये एक चीज ध्यान रखना, आप लोग इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि दैट इज द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब आप बोलते हो कि अगर मैंने इस अरेंजमेंट को दूसरे मीडियम में रखा है तो जो Q1 और Q2 पे जो नेट फोर्स लगने वाला है, वो कितना लगने वाला है? दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/, ये कैपिटल के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था। यहाँ पे देखिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से नीचे और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बोल रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ सर, फिर से बोल रहा हूँ, दिस फोर्स इज द नेट रिजल्टेंट ऑन Q1 और Q2। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये Q1 और Q2 पे रिजल्टेंट भी है और दैट इज ओनली ड्यू टू सर Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स है या Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है। अगर मैं Q1 से Q2 पे लगने वाला फोर्स की बात करूं तो वो अभी भी इतना ही होगा, यस। फिर से ध्यान रखना, मैंने कहा सर आप किसी और मीडियम में चले जाते हो, द फोर्सेस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। सर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है आज भी वही लगेगा। आप बोलते हो सर क्योंकि डाइलेक्ट्रिक, आप बोल सकते हो दूसरे मीडियम की बात करें तो दूसरे मीडियम में सर जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से कुछ और फोर्सेस आ जाएंगे, तो नेट फोर्स की बात हम कर देते हैं। तो नेट फोर्स अगर Q1 या Q2 पे निकाल रहे हो तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे Q1 और Q2 के बीच का अभी भी वही फोर्स है, यस, आपस में लगने वाला फोर्स अभी भी वही है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आप हमेशा गलती कर जाते हो, तो पूछने के तरीके से क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा सकता है वो। अब वही बात है कि अगर Q1 और Q2 सेम चार्जेस होंगे, है ना, दोनों प्लस होंगे तो फोर्स प्लस आएगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर एक प्लस एक नेगेटिव है तो सर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। नहीं तो आप अलग से भी डिसाइड कर सकते हो कि सर ऑपोजिट और सेम चार्जेस के बेसिस पे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा सर Q1 के बगल में Q2 रखोगे तभी वो फोर्स लगाना चालू करेगा या फिर वो तो हमेशा फोर्स लगाने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है। जैसे Q2 आएगा वो फोर्स फील होता है, ठीक है। तो वही आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि सर एक चार्ज पार्टिकल है, उसके आसपास का वो रीजन है जहां पे सर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसको कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना। ये चार्ज पार्टिकल एक मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई का एक इलाका है, उस इलाका को आपने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। फील्ड मतलब एरिया, राइट। आप बोलो इस Q के सराउंडिंग में वो एरिया जहां पे इस Q का इफेक्ट फील होने वाला है दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स फील होने वाला है चार्जेस को, है ना, अलग अलग आप बोल सकते हो इफेक्ट फील होने वाला है चार्जेस को। तो हम बोलते हैं किसी एक पॉइंट पे कितना फील हो सकता है उसको डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्या निकालते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? मैंने कहा सर उसको हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से।
अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। मैं भी आपको समझाता हूं कैसे होगा ये। इसका मतलब क्या है, अगर एक Q0 टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे रखा जाए जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालनी है, तो वो एक फोर्स फील करेगा, डेफिनेट सी बात है। और दैट Q0 टेस्ट चार्ज हैज टू बी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड वेरी स्मॉल। दिस लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब है कि दिस Q0 हैज टू बी वेरी स्मॉल, कि सर ये इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, सर इसने खुद का भी कोई इफेक्ट क्रिएट कर दिया टेस्ट चार्ज ने, तो फिर जो नेट इफेक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा ना, दोनों की वजह से आने लगेगा। हम चाहते हैं केवल इसी का इफेक्ट इस पे फील हो, मतलब जो भी इफेक्ट हो आसपास की सराउंडिंग में वो कोई दूसरे चार्ज की वजह से ना हो। तो हम इसीलिए इसको इतना छोटा रखते हैं कि इसका खुद का इफेक्ट कितना हो, ऑलमोस्ट 0 हो। तो आपने बोला इस Q0 टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर यहां रखेंगे तो एक फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में। That force upon Q0, that force per unit charge is the electric field intensity at that point. इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। ध्यान रखें इस चीज को, जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जो भी अब Q0 फोर्स की बात कर रहा हूं, Q0 पे जो फोर्स लग रहा है, Q0 कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस, डेफिनेटली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलोगे दैट इज डिफाइंड एज E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन Q0, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल, ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई। मैंने कहा सर अगर हम बात करें कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो वो आप कैसे बताओगे। सो दैट आपने बोला ये Q0, ये Q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस पर है। तो आपने बोला सर R डिस्टेंस पर एक Q0 टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा, उसपे फोर्स निकाला, दैट विल बी इक्वल टू K की Q0 अपॉन R स्क्वायर, और उसे किससे डिवाइड कर दिया, Q0 से, तो देखिए कितना है KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर Q से एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से अगर कोई एक R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, सो दैट विल बी इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। अब आप इसकी डायरेक्शन की बात करोगे तो ये पॉजिटिव अगर चार्ज है, कैपिटल Q अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और अगर ये Q नेगेटिव टेस्ट चार्ज है सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो ये Q से अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये Q नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स होती। तो यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज माना है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। ये इस पॉइंट पर है। मैंने कहा सर आसपास कोई भी सारे पॉइंट्स हैं, आप सब पे निकाल सकते हो अलग अलग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये टुवर्ड्स दी चार्ज होती। ठीक है, तो ये बातें थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So now we are going to find the electrostatic field due to group of point charges, right? एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने फाइंड आउट किया। अब ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस में मैंने कहा सर एक साथ कई सारे पॉइंट चार्जेस अगर रखे हैं और किसी एक पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो देखिए इसकी वजह से मान लीजिए E1 आया इस डायरेक्शन में, Q2 की वजह से अगर E2 आया इस डायरेक्शन में, एंड Q3 की वजह से अगर E3 आया इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे A पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बोलोगे सो दैट विल बी दी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। वेक्टर क्वांटिटी है ना यार, तो क्या ही करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स की तरह इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, मैंने कहा सर एक टर्म डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं नल पॉइंट निकालना। नल पॉइंट क्या होता है कि सर ऐसा पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, 0 हो। मैंने एक क्वेश्चन से देखते हैं, मैंने कहा सर यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं, एक पॉइंट चार्जेस यहाँ रखा हुआ है सर, और एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक 4Q एक Q है, और इस लाइन में इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे आपको कहीं ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, 0 हो। मैंने कहा ये देखिए किस रीजन में लाई करने वाला है, उसको फाइंड आउट करना होता है, वो सर इनके चार्जेस पे डिपेंड करेगा। मैंने कहा कैसे फाइंड आउट करना होता है, मैंने कहा सर मान लो ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा होता, आप बोलते यहाँ पे 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने आने वाली है, अभी आने वाली है। सर प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां आने वाली है, सर ये भी अवे आनी चाहिए, Q से अवे। सर ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब एक ही डायरेक्शन में है तो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पे 0 होने के चांसेस नहीं है। मैंने कहा सिमिलरली यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, इस 4Q की वजह से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस प्लस Q की वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पे भी 0 नहीं हो सकती। मैंने कहा समाओ यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे इस डायरेक्शन में हो जाएगी, Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, मतलब यहाँ पे ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। मैंने कहा डायरेक्शन तो ऑपोजिट आ रहा है, मैंने कहा मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए। मैंने कहा मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से x है, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो गई सर, 12 - x हो गई।
इनके मैग्नीट्यूड को उठाए इस पॉइंट पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसको क्या कर देना है, 0 रख देना है। तो मैंने कहा रख लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कितनी आ रही है, देखो k इंटू 4q बाय एक्स स्क्वायर। सर इसकी वजह से कितनी आएगी, सर k इंटू क्यू बाय 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है सर, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, ये k से k कैंसिल और q से q कैंसिल। सर इसको अंडर रूट ले लेंगे तो बचेगा 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 8 मीटर। सर अगर x इक्वल टू 8 मीटर है तो यहां से डिस्टेंस 8 मीटर होगी, तो यहां से कितनी होगी सर 4 मीटर होगी। हमेशा ध्यान रखना सर, ऐसे नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्जेस के पास में पाए जाते हैं। छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसके क्लोज होगा नल पॉइंट हमेशा, बिकॉज सर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर करने के लिए डिस्टेंस कम होनी चाहिए, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि टुवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज होगा, ठीक है, और इन बिटवीन होगा, आउटसाइड होगा, वो आपको सर ये साइन के बेसिस पे डिसाइड करना होता है कि ये चार्जेस के साइन कैसे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द नल पॉइंट। मैंने नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ध्यान रखें, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म्स अ डाइपोल। ठीक है, इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस छोटी सी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो आप बोलोगे दे विल फॉर्म अ डाइपोल। केमिस्ट्री में हमने बात की होती है डाइपोल मूवमेंट की भी बात की होती है। तो डाइपोल मूवमेंट की हमने मान लो कि सर ये दो चार्जेस इनके बीच की डिस्टेंस है 2a हम लेते हैं, है ना, तो हमारे फॉर्मूले थोड़े इजी हो जाते हैं, इसलिए हम डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो r से रिप्रेजेंट कर लोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम बताएं 2a से हमारे फॉर्मूले थोड़े इजी हो जाते हैं। हमने एक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इज बेसिकली सर q इंटू 2a। किसी भी डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट हम डिफाइन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है q, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लेते हैं और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आप बोलोगे ये वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ सोचते हैं, ये चीज भूल जाते हैं बच्चे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। मैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कहा सर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो मैंने कहा सर इट इज बेसिकली क्या है सर, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इंडिविजुअली और उनका फिर क्या ले लेना है, रिजल्टेंट ले लेना है। ठीक है, मैंने कहा सर आप बोलते हैं कि 2 स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, उसमें से पहला है एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम एक्सिस बोलते हैं, और इस एक्सिस पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है वहां की हम बात करते हैं। हमेशा डिस्टेंसेस देखना, डाइपोल के सेंटर से दिए जाते हैं। आप बोलो ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल पॉइंट पे, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे दैट विल कम एज, मैंने आपको रिजल्ट बता रहा हूं, वैसे तो आप बोलोगे इसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से निकालना और उसका रिजल्टेंट ले लेना, आंसर यही आएगा। सो दैट विल कम एज 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी ध्यान रखिए, देखिए अगर हमने आपको देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और p की डायरेक्शन सेम है। देखिए p की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी, भले ही वो पॉइंट इधर क्यों ना हो। आप बोलते हो सर इधर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा किसी पॉइंट पे तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और p की डायरेक्शन सेम होती है इस केस में। मैंने कहा शॉर्ट डायपोल की बात कर लें। शॉर्ट डायपोल क्या होता है, शॉर्ट डायपोल मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, मतलब r की वैल्यू अगर हम बोले कोई पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो अगर हम बोलेंगे r को हम बहुत बड़ा ले लें a से, तो जो फॉर्मूला है वो कुछ इतना कन्वर्ट हो जाता है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट कम्स एज 2kp अपॉन r क्यूब, where p is the dipole moment. I hope this is very clear. Now we'll find the electric field की जो at an equatorial point due to an electric dipole. अब बात करते हैं सर एक दूसरे पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है सर, एक डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, राइट। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स। मैंने कहा मान लो सर ये सेंटर से r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट लाई कर रहा हो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आप बोलते हो कि सर यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट, डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करें तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑपोजिट टू दी डाइपोल मूवमेंट आता है, इसलिए फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। हमने कहा मैक्सिमम टाइम हमसे शॉर्ट डाइपोल की ही बात की जाती है, तो हम इसी का फॉर्मूला ज्यादातर याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। आप बोलोगे दैट कम्स एज E इक्वल इज इक्वल टू माइनस ऑफ kp बाय r क्यूब। ठीक है, मतलब E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आता है।
ठीक है। अगर हम बात करें फॉर सेम वैल्यू ऑफ पी एंड आर, दो अलग अलग पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक एक्सियल पॉइंट की बात कर लेते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लेते हैं, और दोनों के लिए डाइपोल मोमेंट कैसा है, सेम डाइपोल की बात कर लेते हैं और सेम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आप बोलते हो कि शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आएगा सर, ई एक्सियल इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। एक तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट का डबल ऑफ मैग्नीट्यूड आता है। दूसरा साइन कैसा आता है, ऑपोजिट आता है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें डायरेक्टली याद रह जाती है, तो हमारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको डायरेक्टली याद रखने को आपको बोलता हूं। मैंने कहा नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी कर्व और लाइंस सच दैट दे आर ड्रॉन इन द फील्ड, राइट। आपने बोला ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वो लाइंस को ड्रॉ करते हैं सच दैट कि आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बोलते हो सबसे पहला पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ये ड्रॉ कर रखे हैं, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा होगा। मैंने कुछ और प्रॉपर्टी देखने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, मैंने कहा क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इट विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। कभी भी क्लोज लूप वो फॉर्म नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं एंड दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती हैं, बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं और दो टेंजेंट मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो रहता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट करती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती हैं। ठीक है, तो अगर पॉइंट चार्ज की बात करें पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करती हैं, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ओरिजिनेट हुई है पॉजिटिव चार्ज पे और गोइंग अवे। नेगेटिव चार्ज, अगर हम एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो आप ऐसे कह सकते हो ये ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज पे दिख रही है, ओरिजिनेट होती हुई यहाँ पे टर्मिनेट होती हुई दिख रही है नेगेटिव चार्ज पे। अगर मैं इनको पास, ये दो अलग अलग चार्ज थे, मैंने इनको पास लेके एक डाइपोल बना दिया, तो डाइपोल बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो पैटर्न है डाइपोल के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का देखिए कैसा होगा। वैसे तो ये ऐसे थी, लेकिन ये अट्रैक्ट होकर कुछ इस तरीके से बन जाती है, राइट। तो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाती है। सिमिलरली अगर मैंने बोला दो पॉइंट चार्जेस सेम चार्जेस होते, ये प्लस है या ये दोनों ही नेगेटिव होते, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर, राइट। अगर आप बोले एक पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्फिगरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा दिखता, लेकिन जरा देखिए जब हम दो सेम चार्जेस पास पास लग के रख देते तो रिपल्सन की वजह से इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो चेंज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टैंडर्ड पैटर्न है, ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ होती नहीं है फील्ड में, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हमको हेल्प मिल सके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करने पे। टेंजेंट ड्रॉ करके हम उनकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, प्लस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है हम बोलते हैं वहां पे रिलेटिवली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जस्ट आइडिया लेने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम ये इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। आपसे पूछे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो ध्यान रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो पैटर्न ड्रॉ होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, सर इलेक्ट्रिक फील्ड विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जिसकी डायरेक्शन भी थ्रू आउट कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, इक्विस्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। एक तो स्पेस इनके बीच का इक्वल होगा, है ना, कहीं पे भी डेंसिटी कम ज्यादा नहीं होगी। हमने बोला था ना डेंसिटी क्या होता है, जहां ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। मैंने कहा कहीं पे भी ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, इक्विस्पेस्ड होनी चाहिए और पैरेलल और स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। ध्यान रखना है सर इस टाइप की लाइन से आपको पैरेलल जरूर दिखेंगी बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओनली इस टाइप के पैटर्न आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। I hope this is very clear about the electric field lines. Now we will talk about if we place a dipole in a uniform electric field, then what will happen. So now we will see what will happen when we place an electric dipole in a uniform electric field. मैंने कहा सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपने ये एक डाइपोल का रखा हुआ है, राइट। अब सर देखिए जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो पॉइंट चार्ज पे ध्यान रखिएगा, अगर वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर वो पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो आप बोलते हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में आप में फोर्स लगता है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है Q इंटू E। ये चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए।
मैं कहता हूं देखिए अगर इस डायपोल को रखेंगे तो देखिए इस वाले अगर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू वाले चार्ज पे देखेंगे तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सिमिलरली आप बोलते हैं इस वाले की बात करें तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड अभी भी कितना होगा क्यू इंटू ई। अगर आप नेट फोर्स निकाले पूरे डायपोल पे, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो नेट फोर्स आपका कितना आने वाला है 0। अब ध्यान रखना ना, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 हो। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से रखिए। जब ये यूनिफॉर्म है तभी दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है, तभी आप बोलोगे फोर्सेस सेम आ रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं, तभी आप बोलोगे नेट फोर्स कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क क्या होगा सर, ये कपल बन रहा है ना, कपल हमने रोटेशन में देखा हुआ था कि सर दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, कपल है तो फिर टॉर्क होगा, और टॉर्क की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे वो आती है पीई साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, या फिर आप पूरा डायरेक्शन वाइज इंक्लूड करेंगे तो P क्रॉस E विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। देखिए नेट फोर्स 0 आ रहा है बट नेट टॉर्क 0 नहीं आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक, ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस पे फोर्स जो टॉर्क है रोटेशनल फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये घूमेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी नेट फोर्स 0 होता है, अदरवाइज नेट फोर्स भी नॉन 0 हो सकता है। चलिए, मैंने कहा सर अगर अभी तक हमने बात की थी पॉइंट चार्जेस की, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेंगे कंटिन्यूअस चार्जेस के। कंटिन्यूअस चार्जेस का मतलब क्या है, पूरी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो हम बोलते हैं सर वहां पे हम चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर पूरे सरफेस पे, केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम वहां पे निकालते हैं सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर पूरी बॉडी में अंदर बाहर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज तो हम वहां पे निकालेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो। ठीक है, खैर ये तो बातें बात की है। मैंने कहा अगर एक रिंग लें, इस रिंग को हमने चार्ज दिया है तो पूरे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया मान लो। इस रिंग की वजह से इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट लिया जिसको हमने बोला एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, वहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो कितनी आएगी। ठीक है, हम इसको देखो हमेशा जब भी ध्यान रखना, जब भी कंटिन्यूअस बॉडी को आपको सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं और उस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे हम कूलम्स लॉ लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। और ऐसे सारे पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को, और हम नेट निकाल लेते हैं। क्योंकि जो कूलम्स लॉ है दैट इज ओनली फॉर वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, तो हम सारी बड़ी बॉडीज को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करके और फिर हम कूलम्स लॉ लगा के सॉल्व करते हैं। खैर, हमने कहा जो रिजल्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पॉइंट पर आप वो आता है KQX अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। मैंने कहा सर अगर मुझे सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप क्या करोगे, x को 0 करोगे। सर x को 0 करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर x को 0 करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। सर अब यहाँ पर देखें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम दी रिंग रहेगी, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द रिंग रहने वाली है। क्या रहने वाली है, टुवर्ड्स द रिंग रहने वाली है। इसमें एक चीज ध्यान रखें, देखिए अगर हम इस रिंग के इस साइड जाएंगे तो अवे फ्रॉम द रिंग रहेगी, पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इस साइड आएंगे तो यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द रिंग रहेगी। मतलब इस रिंग के दोनों तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। इधर अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो इधर नेगेटिव एक्स की तरफ रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम इस वेरिएशन का ग्राफ बनाना चाहें रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ, तो देखिए सेंटर पे कितनी होगी, 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हमने बोला इस डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव मान रखा है, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। देखिए ये ग्राफ को इस तरीके चलेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाने वाली है, ऑलमोस्ट 0 हो जाने वाली है। सिमिलरली आप इधर जाएंगे तो -x की तरफ जाएंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फिर से इंक्रीज होगा, मैक्सिमम जाएगा और फिर इनफाइनाइट पे जाके ऑलमोस्ट फिर से 0 हो जाएगा। तो दो ऐसे पॉइंट्स आप बोल सकते हैं सर, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और वो पॉइंट आप फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू आती है x इक्वल टू r/2 या -r/√2, सॉरी r/√2 या -r/√2 पे आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता है वो दोनों साइड कैसा आता है, एक पॉइंट पॉजिटिव साइड आएगा, एक नेगेटिव साइड आएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये तो बातें थी सर्कुलर रिंग की, अगर आपने उसको चार्ज दे रखा है तो। ना एक और टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली आपको ये बताता है किसी भी एरिया से या सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं।
कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, आपको बेसिकली एक आइडिया देता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, तो अगर आपने बोला ये एक सरफेस है, इस सरफेस से अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ये है, तो अगर आपने एक छोटा सा एरिया लिया, इसका सरफेस एरिया का आपने बोला सर वो डीएस वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लिया कि सर ये जो डीएस वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, तो जो फ्लक्स डिफाइन होगा इस छोटे से एरिया से फ्लक्स कितना होगा, आप बोलोगे ई डॉट डीएस। मुझे पूरे एरिया से निकालना है तो क्या करोगे, ऐसे छोटे छोटे एरिया का क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे। आप बोलोगे इन छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स का क्या कर दोगे, आप समेशन कर दोगे, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेट कर दोगे, क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसको लिख सकते हो ई डीएस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डीएस वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। रिमेंबर दिस, डीएस वेक्टर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं थीटा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। काफी सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझेंगे। गॉस लॉ क्या बोलता है सर, गॉस लॉ बोलता है अगर ये क्लोज सरफेस है, ध्यान रखिए क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं या चार्ज हैं अंदर की तरफ, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं या इसके बाहर चार्ज पार्टिकल्स हैं, आपने बोला उसकी वजह से जो फ्लक्स आता है, द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस एरिया। ध्यान रखना एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, वो भी कैसा है, क्लोज सरफेस है। इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स एसोसिएट होता है उसको हम ई डॉट डीएस ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, आप बोलोगे सर जो गॉस लॉ बोलता है दैट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। ध्यान रखेंगे ये सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, इज इक्वल टू द क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इनक्लोज इज बेसिकली जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। मैंने कहा यहाँ पे अगर देखें तो उसका नॉर्मल सम प्लस माइनस के साथ प्रॉपर्ली उसको अलजेब्रिकली ऐड करें, दैट इज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ये Q4 इसमें ऐड नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है हम उसी की बात करेंगे। इसमें देखिए रोचक बातें क्या है, इंटरेस्टिंग बातें क्या है कि सर जब हम इस फ्लक्स को यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब यूज करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फाइंड आउट होके आएगी, this electric field will be due to all the charges, whether these charges are inside this closed surface or outside the surface. This electric field that we will find out will be due to all the charges, चाहे वो अंदर हो या बाहर वाले चार्जेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो Q इनक्लोज में हम केवल इनसाइड वाले चार्जेस को ही हम इंक्लूड कर रहे हैं, फिर भी हमारे रिजल्ट सही आएंगे। अब बात करते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन की। मैंने कहा गॉस लॉ एप्लीकेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि सर जब भी आप एक गॉसियन सरफेस डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो आपकी सहूलियत के लिए आप बोलेंगे सर हमेशा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो या तो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए या फिर अलोंग दी सरफेस होनी चाहिए, किसी एंगल पर नहीं होनी चाहिए उस गॉसियन सरफेस के। तो हमेशा हम बात करते हैं ऐसे गॉसियन सरफेस लेते हैं कि हर पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस से या फिर पैरेलल होगी, तो हमें ये ई डॉट डीएस निकालना आसान होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि सर कभी भी गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज से आप बोलते हो कि क्रॉस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि सर हमने एक चार्ज यहां पे रख दिया, ये पॉइंट चार्ज एक डिस्क्रीट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, कभी भी इस टाइप का गॉसियन सरफेस नहीं बनाना चाहिए कि जो कि एक डिस्क्रीट चार्ज से पास हो रहा हो। मैंने कहा उसका रीजन क्या है, क्योंकि सर अगर ये डिस्क्रीट चार्ज की बात करें तो हम ये नहीं, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का पोर्शन हम ये नहीं कि कितना पोर्शन इस पॉइंट चार्ज का अंदर है और कितना बाहर पॉइंट चार्ज है, उससे क्या पोर्शन की बात करोगे। ठीक है, तो कभी भी गॉसियन सरफेस की जो बाउंड्री है वो कभी भी डिस्क्रीट चार्ज से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहो तो आप जो चार्ज कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज हो सकती हैं उनसे पास हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज में हम बता सकते हैं कि कितना पोर्शन ऑफ द कंटिन्यूस चार्ज बॉडी अंदर है और कितना पोर्शन कंटिन्यूस चार्ज बॉडी का बाहर है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने एक रॉड ले लिया, राइट, ये रॉड है, रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये रॉड कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितना पोर्शन ऑफ द रॉड इनसाइड है, तो आप उसे क्यू इनक्लोज में काउंट कर सकते हो, और कितना पोर्शन ऑफ द रॉड बाहर है तो आप उसे क्यू इनक्लोज में काउंट नहीं करोगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी से क्रॉस कर सकता है गॉसियन सरफेस, बट पॉइंट चार्जेस से कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट चार्जेस में आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कितना पोर्शन आपका इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन है, वो हम बात करेंगे जब नीट प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे, तब इनकी कई सारी हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी।
उनकी हम बात करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड कन्फिग्रेशन होते हैं, कन्फिग्रेशन जिनको हम गॉस लॉ से डिराइव करके फॉर्मूले लेके आते हैं, वो जरूर हम अभी देख लेते हैं। बाकी एग्जांपल्स हम आपके नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनके डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन से हम देखते हैं कहां पे हमने किन कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल पाते हैं। मैंने कहा सपोज दैट अ चार्ज स्फेरिकल शेल। अब शेल मतलब हॉलो स्फीयर है, अगर हमने उसको चार्ज किया तो जो भी चार्ज रहेगा वो क्या होगा, सरफेस पे रहेगा। उसके लिए आप क्या डिफाइन करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, आप कह सकते हो कि सिग्मा डिफाइन कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, दैट इज 4πr²। इसकी वजह से आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो देखिए आप बोले अलग अलग पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो ये जो इसका डिस्टेंस है सेंटर से वो ऑब्वियसली इसके रेडियस से ज्यादा होगा। तो अगर आप बोलोगे आउटसाइड पॉइंट है तो आप उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज इक्वल टू kq/r²। इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर इसका अगर एक पॉइंट चार्ज q के बराबर एक पॉइंट चार्ज हम सेंटर पे रख दें तो भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही आने वाली है जितनी इस स्फीयर की वजह से आई है। ठीक है, मैंने कहा अगर ये पॉइंट सरफेस पे होता तो आप बोलते सर यहां से डिस्टेंस जो है वो r के बराबर होती है ना, तो आप बोलते सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो दैट विल बी इक्वल टू kq/R²। एंड जैसे ही ये पॉइंट अंदर पहुंचेगा, सर कोई इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि स्फेरिकल शेल में अंदर कोई भी पॉइंट ले लो आप, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन मैंने कहा सर अगर आप यहां से गॉस लॉ ऐसे ड्रॉ करोगे तो इस गॉस लॉ में आप बोलोगे इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं इस गॉसियन सरफेस के, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सर अंदर जो स्फेरिकल शेल होता है उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आएगा ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल। अगर इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर r से, तो देखिए सेंटर पे तो 0 है ही, सेंटर से लेके सर सरफेस तक हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। उसके बाद आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r²। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चार्ज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अभी तक ये शेल था, हॉलो स्फीयर था, अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर को जब भी आप चार्ज दोगे तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी वॉल्यूम, इसलिए यहां पे जो डिफाइन होगी वो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज q/वॉल्यूम, दैट इज 4/3πr³। इनके लिए आप बोलोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है। ठीक है, हमारे सिमिलरली आप डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालेंगे। अगर ये पॉइंट बाहर है, आउटसाइड दी सरफेस है, तो आप बोलो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट विल बी kq/r², सेम एज दैट ऑफ हॉलो स्फीयर। मतलब आप इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, जो कि q चार्ज का पॉइंट चार्ज आपने यहां रख दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही आता है। ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट अगर हमने कहा सर अगर इस पॉइंट को सरफेस पर लेके आए तो सरफेस पे आप बोलोगे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, kq/r² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, kq/r²। अब आप बोलते हो कि अगर आप इस पॉइंट को अंदर लेके गए, अब आप देखिए गॉसियन सरफेस जब आप ड्रॉ करोगे तो देखिए अंदर भी इस गॉसियन सरफेस में कुछ चार्ज आएंगे ही आएंगे, तो अब जो इनसाइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आता है kq/r/r³। और अगर डेंसिटी की फॉर्म में इसको हम बोलते हैं तो दैट विल कम एज σr/3ε0। इससे एक चीज पता चल रही है कि देखिए यहां पे आप बोलते हैं आउटसाइड द पॉइंट पे ये जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, जबकि इनसाइड जो सरफेस पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, सेंटर पे बात करेंगे तो सेंटर पे आप स्मॉल r की वैल्यू 0 रखोगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर इस वेरिएशन को मैं ड्रॉ करना चाहूं r के साथ, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, सेंटर पे 0 है, सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसलिए ये हाइपरबोलिक इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, इस पर कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे आते भी रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखें, इसलिए बहुत अच्छे से समझना। छोटी छोटी बातें मैं इसमें आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा और छोटी छोटी एप्लीकेशन है जो आपको कई बार पूछी जा सकती है, दैट इज ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक बहुत लंबा वायर है, इनफाइनेटली चार्ज लॉन्ग वायर है, तो हमने बोला मान लिया उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, करेक्ट। तो आप बोलोगे सर इससे कोई एक पॉइंट ए है जो कि r डिस्टेंस पर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं वो निकालते हैं दैट कम्स एज 2k λ/r, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रॉड। क्लियर। अब वही बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे आएगा और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स दी डायरेक्शन आप बोलेंगे तो टुवर्ड्स दी वायर आएगा। मैंने कहा अगर इसी तरीके से इनफाइनाइट प्लेन शीट ले ले, एक प्लेन शीट को आपने दे दिया है, ठीक है, तो आप बोलेंगे प्लेन शीट के लिए क्या डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा। क्या चीज डिफाइन होगी,
सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, और इस प्लेन शीट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो दैट कम्स एज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ध्यान रखेंगे। मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो आप बोलोगे सर उस कोई फर्क नहीं पड़ता वो पॉइंट की डिस्टेंस क्या है सर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन दी वन डायरेक्शन। अगर इस शीट के एक साइड की बात करोगे तो आप चाहे ये वाला पॉइंट लो, चाहे ये वाला पॉइंट लो, चाहे ये वाला पॉइंट लो, हर जगह आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो कितनी आने वाली है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म। क्लियर? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। क्विक रिवीजन मैंने कराने की कोशिश की इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर की। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर इसके जो नीट प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है कि सर किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने ये पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपको बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो सारे के सारे क्वेश्चन नीट के आप जरूर कर पाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भूलिएगा मत, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। For now, stay healthy, stay safe. Thank you.